मंगल ये वो ग्रह है, इसका नाम हम सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा सुनते रहते हैं। इस समूचे ब्रह्मांड में जहाँ जीवन एक कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि जिन ग्रहों की अभी तक खोज हुई है जो मानव जीवन बसाने के लिए उपयुक्त हों, वो पहले तो हज़ारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। और अगर कुछ ग्रहों के उपग्रह अगर हमसे पास हों भी, तो वहाँ पर जा पाना अभी फ़िलहाल तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी विकसित नहीं हो सकी है। तो ऐसे में मंगल हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक केंद्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल पर भी लगभग 24 घंटे और 40 मिनटों का एक दिन होता है, जिसे हम सोल कहते हैं। मंगल पर भी ठोस सतह मौजूद है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। मंगल पर भी मौसम होते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, और मंगल की दूरी भी बिल्कुल सूर्य से उपयुक्त है। ये सभी कारण मिलकर मंगल को पृथ्वी से काफ़ी समान बना देते हैं। मगर इन दोनों ग्रहों की समानताएं अब यहीं पर समाप्त होती हैं, क्योंकि मंगल पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। लगभग आधा होने के कारण मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का केवल 38% है, और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सूर्य की रेडिएशंस सीधा सतह तक पहुंच जाती हैं, जो कि बेहद घातक साबित हो सकती हैं हमारे लिए। और उसमें तूफान भी समय समय पर काफ़ी तेज़ गति से आते रहते हैं, और मंगल की मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होने के कारण सोलर फ्लेयर से भी हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इन सभी कारणों के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कई लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व मंगल पर भी जीवन रहा हो सकता है। मॉडर्न टेलीस्कोप से रिसर्च करने पर यह सामने आया कि मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन्स में आज भी बर्फ़ है, और मंगल पर कई जगह ऐसी इरोजनल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली हैं जो कि यह साफ दर्शाती हैं कि कभी यहाँ पर भी पानी बहता रहा होगा। तो बस इसी की खोज में नासा ने कई यान और रोवर भेजे हैं मंगल की सतह पर, यह पता लगाने के लिए कि क्या मंगल पर जीवन था या नहीं। तो 6 अगस्त 2012 को नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर पहुंचाया, और तब से अभी तक इसने हमें अविश्वसनीय डेटा हम तक पहुंचाया है। इसने अपने 8 साल के इस मिशन के ड्यूरेशन में हमें भूतकाल में तरल रूप पर पानी के अवशेष और पुराने ऑर्गेनिक मटेरियल, और यह भी बताया कि कभी मंगल पर भी थिक एटमॉस्फेयर और सरफेस पर पानी था, और यह भी बताया कि मंगल पर कभी सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल एटमॉस्फेयर था। और 6 सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स जीवन के लिए, जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है, उनमें है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। और रोवर ने यह भी बड़ी सटीकता से हमें बताया कि भविष्य में मैन्ड मिशंस के लिए, यानी कि जिन पर हम ह्यूमंस जाएंगे, उनके लिए रेडिएशन जो है वो बहुत खतरनाक लेवल पर है, और बिना किसी शील्ड के हम इंसान वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके आगे और डेटा जुटाने के लिए नासा ने एक और रोवर भेजने का निर्णय लिया है, और इसका नाम है परसीवरेंस रोवर। इसे 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक इसके लॉन्च के समय कोरोना महामारी फैली हुई थी। मगर उसके बावजूद जाबाज वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स ने मिलकर के इन अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद इसे सफल लॉन्च करवाया, और इन सब चीज़ों के बाद रोवर सफलतापूर्वक अपने मिशन पर अब निकल चुका है, और वह अभी स्पेस में है। और इसके मंगल पहुंचने का जो समय है जिसे हमने एस्टिमेट किया है वो है 18 फरवरी 2021। फिर परसीवरेंस के 7 माह और 497 मिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद वह मंगल के जेज़ेरो क्रेटर पर पहुंचेगा। जेज़ेरो का बाल्कन भाषाओं में मतलब यह होता है कि झील। इसे जीवन की संभावना होने के कारण चुना गया है, और नाम से ही समझ में आता है कि एक समय पर यहाँ पर पानी बहता रहा होगा, और जो प्राचीन काल में वहाँ जीवन की अनुमति देता है। रॉक कोर सैंपलिंग। परसीवरेंस की सबसे बड़ी खासियत सैंपल्स को इकट्ठा करने की है। इसके पेट में एक सैंपल कलेक्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो भविष्य में होने वाले अध्ययनों के लिए अभी से सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। लेकिन
इन्हें अभी पृथ्वी पर लाने का अभी कोई प्लान नहीं है, अपितु ये वहीं पर रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आगे चलकर कोई वैज्ञानिक इन्हें आकर के कलेक्ट कर लेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई वहाँ जा सकता है और इसके सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है, तो क्या वह खुद के सैंपल्स नहीं इकट्ठे कर सकता? इसका जवाब ये है कि अभी सैंपल्स कलेक्ट करने से फ़ायदा ये है कि भविष्य में होने वाले मैंड मिशंस में और उनके कारण हो सकता है कि मार्स का एनवायरनमेंट दूषित यानी कि कॉन्टैमिनेट हो जाए। इसीलिए पहले से कलेक्ट कर लेना ही इस समस्या का बेहतर समाधान होगा। What will they do with the samples? अब ये लोग सैंपल्स के साथ क्या करेंगे? और वैसे तो ये नासा पर निर्भर करता है कि मगर फिर भी नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ प्लान्स हैं कि वो एक और रोवर भेजेंगे जो कि छोटे रॉकेट के साथ जो परसिवरेंस से सैंपल्स कलेक्ट करेगा, और मंगल की ग्रेविटी काफ़ी कम है, इस कारणवश उसे वापस आने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी और वह आसानी से ऑर्बिट में वापस आएगा और किसी और प्रोब के द्वारा उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। मगर ये सब चीज़ें 2028 से पहले नहीं हो सकती, तो मतलब सैंपल्स हम तक 2030 से पहले तक नहीं आ पाएंगे। थिंग्स विच मेक परसिवरेंस बेटर देन क्यूरियोसिटी, वो चीज़ें जो परसिवरेंस को पुराने रोवर क्यूरियोसिटी से बेहतर बनाती हैं। सबसे पहले व्हील्स। कार्यात्मक तौर से देखा जाए तो सबसे अधिक परिवर्तन व्हील्स में ही किया गया है। इन्हें दोबारा रीडिज़ाइन किया गया है, इनका डायामीटर बढ़ा दिया गया है और थ्रेड्स की विड्थ को भी कम कर दिया गया है। इससे यह क्यूरियोसिटी की तरह मंगल की पतली रेतीली सतह पर कभी भी नहीं फंसेगा, जैसे क्यूरियोसिटी 2014 में एक बार फंस गया था। परसिवरेंस में कुछ ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बहुत एडवांस बनाते हैं, जैसे कि इसमें एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और यूवी लेज़र का इस्तेमाल किया गया है जो मार्स की सतह को एकदम बारीकी से देखेगा और पता लगाएगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर जीवन था या नहीं। इसमें रोबोटिक आर्म्स भी हैं। रोवर की आर्म्स में काफ़ी बदलाव किए गए हैं क्यूरियोसिटी की तुलना में, जैसे हमें बेहतर कोरिंग ड्रिलिंग, 2 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स एंड अ कलर कैमरा, ताकि सतह का मुआयना हम अच्छे से कर सकें, और इसमें बेहद शानदार सेल्फी कैमरा भी लगाया गया है जिससे ये क्यूरियोसिटी स्टाइल्स सेल्फीज़ भी ले सकता है। सभी अपग्रेड में से मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया है तो वह अपग्रेड होगा कैमरेज में। क्यों? क्योंकि परसिवरेंस में लगभग 23 कैमरेज का यूज़ हुआ है और ये नए कैमरे काफ़ी बेहतर और हाई रेजोल्यूशन वाले हैं जो कि पहले से काफ़ी बेहतर इमेजेस लेने में काबिल हैं। जहां क्यूरियोसिटी का मात्र 2 मेगापिक्सल का कैमरा ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लेता था, वहां परसिवरेंस में लगा नया 20 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा फुल कलर हाईली शार्प और डिटेल इमेजेस लेगा। अब हम बात करते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की जिन्हें परसिवरेंस मंगल की सतह पर रह करके पूरा करेगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक यह मिशन है जिसका नाम है मॉक्सी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मॉक्सी कहते हैं। इसका पूरा नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यह मंगल की सतह पर ऑक्सीजन बनाने का एक्सपेरिमेंट है। चूँकि मंगल में एटमॉस्फेयर है मगर यह बेहद पतला होने के कारण इसमें केवल 1% पृथ्वी का और उस 1% का भी 96% केवल कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन केवल 0.174% है, जो कि पृथ्वी के 21% के मुकाबले बेहद कम है। अगर सरल भाषा में आपसे कहूँ तो पृथ्वी पर इससे 14,000 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पर लीटर मौजूद है। मॉक्सी का केवल 10 ग्राम ऑक्सीजन प्रति घंटा बनाने के बावजूद CO2 को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना, यह भी एक हमारी प्रजाति के लिए, इंसानी सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदमों में से एक है मंगल पर भविष्य में जीवन स्थापित करने के लिए। परसिवरेंस हमें हैरान करने से कभी नहीं चुकेगा। इसके पास में अभी एक और प्यादा है जिसे हम इंजेन्युइटी कहते हैं। आपको बता दूं, ये परसिवरेंस अकेले नहीं उड़ेगा मंगल की सतह पर और ना ही वातावरण में।
इसके साथ एक स्मॉल हेलीकॉप्टर ड्रोन भी जाएगा, उसका नाम इंजेनिटी होगा। यह ड्रोन यह पता लगाएगा कि क्या मंगल की सतह पर या फिर मंगल के सरफेस पर एटमॉस्फेयर में उड़ान संभव है, और इंजीनियर्स को कुछ एरियल इमेजेस देगा जिसकी इमेज की क्वालिटी ऑर्बिट पर मौजूद प्रोब से खींचने पर 10 गुना से भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इससे रोवर की फ्यूचर यात्रा की प्लानिंग करना और आसान होगा। इंजेनिटी लगभग अपने पूरे कार्यकाल में 30 बार उड़ान भरेगा और अपने 30 दिनों के परीक्षण में अभियान में, और हर उड़ान अधिकतम लगभग 3 मिनट की होगी। सभी के लिए नासा के अगले मिशन में आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। कैमरे के अपने अविश्वसनीय सेट के साथ अपने स्वयं के ड्रोन के चारों ओर उड़ने के लिए और एक अंतिम रिटर्न मिशन के लिए मार्शियन सैंपल्स को संरक्षित करने की इसकी क्षमता, इनमें से पसंद चुनना बेहद कठिन है। व्यक्तिगत रूप से मैं देखूं तो मैं ड्रोन में इंजेनिटी के साथ हूं, और सामान्य रूप से बेहतर इमेज क्वालिटी जो कि परसिवरेंस लेगा, ये मुझे बहुत एक्साइट कर देते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इन सिटू कंजर्वेशन, जिसकी मदद से वास्तव में ऑक्सीजन बनाना मंगल की सतह पर एक बेहद अद्भुत काम है, यह मिशन पूरी तरह से अविश्वसनीय होता जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो माय क्रेजी गीक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। भविष्य में इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक गुड बाय, बी क्रेजी, बी गीक, बाय।